नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए राहुल गांधी। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान, सामाजिक न्याय और जातीय गणना को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाएं अब भी सेकेंड क्लास सिटीजन जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग को मजबूती से उठाया। राहुल ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने जातीय गणना करवाई है और इस आंकड़े से साफ है कि बैंक लोन लेने वालों में ईबीसी, दलित या आदिवासी कहीं नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि जैसे चोट लगने पर डॉक्टर एक्सरे करता है, वैसे ही जातीय गणना भी देश के इलाज के लिए जरूरी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस में अब सामाजिक संतुलन की दिशा में बदलाव हो रहा है। पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची में 2/3 ऊंची जातियों के लोग होते थे, अब उसकी जगह 2/3 दलित और गरीब वर्ग को जगह दी गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। बेगूसराय में राहुल गांधी की पदयात्रा हुई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बेगूसराय में पदयात्रा महज 24 मिनट में खत्म हो गई। वो कन्हैया कुमार की पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा में 1 किलोमीटर पैदल चले। राहुल बेगूसराय में नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर सभा कैंसिल कर दी गई। राहुल गांधी पटना के लिए निकल गए। कपस्या चौक टाउनशिप गेट के पास होने वाली नुक्कड़ सभा क्यों रद्द की गई, अभी तक इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है। राहुल की पदयात्रा के दौरान करीब 10,000 लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी का 6 से 7 डेलीगेट से मिलने का भी प्लान था, लेकिन भारी भीड़ के कारण वो नहीं मिल सके। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हेलीकॉप्टर से बेगूसराय से पटना के लिए निकले। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अल्लावरू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी पटना में राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साथ निकले। इसके बाद राहुल गांधी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। इसके संयोजक अनिल जय हिंद ने बताया, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जन्मे महापुरुष जो देश की आजादी के लिए लड़े हैं, उनको विशेष रूप से याद किया गया। राहुल गांधी के बिहार के बेगूसराय दौरे पर बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल जी पदयात्रा करें या दंड प्रणाम, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले भी वो पदयात्रा करके देख चुके हैं। बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। कांग्रेस के पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होने वाले राहुल गांधी बेगूसराय आए, लेकिन राहुल गांधी के बिहार दौरे से पार्टी पर क्या प्रभाव होगा, यह पूछने पर बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बिहार और देश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। बिहार में कांग्रेस परजीवी की तरह है, आरजेडी की पीठ पर लटक कर जी रही है। राहुल आए या प्रियंका आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल वियतनाम से बेगूसराय का दौरा कर रहे हैं। यहाँ किसी की दाल गलने वाली नहीं है। बहुत जल्द डायनासोर की तरह कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। पूरे देश से इस पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। यदि कोई 2025 के लिए सपना देख रहा है तो समझ ले कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ फिर से पूर्ण बहुमत से एनडीए की ही सरकार बनेगी। आरजेडी को 2 अंकों में भी सीटें नहीं मिलेंगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अररिया पहुंचे। उनके साथ पूर्व सांसद प्रिंस राज भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने को लेकर पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में अररिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक स्वर में कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगामी विधानसभा को लेकर पूरे बिहार के 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। आगे किसके साथ गठबंधन होगा या अकेले चुनाव लड़ना है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी जो एनडीए की सरकार के द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है, यह पूरी तरह से गलत है।
रालोजपा इस विधायक के विरोध में है। वहीं पूर्व सांसद प्रिंस राज ने बताया कि चिराग पासवान बिहार के लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए हमेशा ड्रामा करते हैं। अपनी मां का इतना ही दर्द था तो उनके लिए पहले डॉक्टर भेजते या फिर उन्हें पटना में इलाज करवाने के लिए ले जाते, लेकिन वह सहानुभूति बटोरने में लगे हुए हैं। जनता सब देख रही है किसके साथ क्या किया गया है। जेडीयू के पूर्व विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। किशनगंज जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने वक्फ कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस कानून के बनने से पूरे देश के मुसलमानों में नाराजगी का माहौल है। आलम ने कहा कि एक समुदाय को टारगेट करते हुए इस कानून को पास किया गया है और इसका खामियाजा पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। श्री आलम ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को कृषि कानून की तरह इस पर भी पुनः विचार करते हुए कानून को वापस लेना चाहिए। वहीं उन्होंने खुद के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि जनता मालिक है और जनता जो चाहेगी वो करेगी। आलम ने कहा कि समर्थकों से विचार विमर्श किया जा रहा है और जो भी राय होगी वो करेंगे। किशनगंज जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने वक्फ कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने से पूरे देश के मुसलमानों में नाराजगी का माहौल है। आलम ने कहा कि एक समुदाय को टारगेट करते हुए इस कानून को पास किया गया है और इसका खामियाजा पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। श्री आलम ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया गया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सरकार को कृषि कानून की तरह इस पर भी पुनः विचार करते हुए कानून को वापस लेना चाहिए। वहीं उन्होंने खुद के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि जनता मालिक है और जनता जो चाहेगी वही करेगी। आलम ने कहा कि समर्थकों से विचार विमर्श किया जा रहा है और जो भी सही होगा वही करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सभी जिलों के स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसे लेकर वे जिलों के डीईओ को फोन करके स्कूलों के संचालन की जानकारी दी। उन्होंने स्वयं सभी डीईओ को फोन किया और पूरी जानकारी ली। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने से लेकर पढ़ाई के स्तर को सुधारने को लेकर कई मुद्दों पर भी बात की गई और अहम निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कई डीईओ को फोन कर स्कूल का निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। कई स्कूलों के हेडमास्टर से बात कर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लासरूम का जायजा भी लिया और उचित निर्देश भी दिए। बच्चों की उपस्थिति पूछी और कम बच्चों की मौजूदगी पर हेडमास्टर से कहा कि बच्चों से जाकर मिले, उनके माता पिता से मुलाकात करके बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करने को कहा। अब बात करेंगे झारखंड की। कांग्रेस ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजातीय उपयोजना के सुदृढ़ीकरण के लिए कानून बनाने की भी मांग की। केंद्र भाजपा सरकार झारखंड सहित देश भारत की अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक आर्थिक अंतर को मिटाने के लिए अनुपातिक संसाधन का आवंटन करे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी और बेरोजगारी को कम करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और स्वच्छ भारत तथा अन्य बुनियादी सेवाओं और सामाजिक आर्थिक शोषण रोकने के उद्देश्य से कई काम किए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर निराशाजनक प्रदर्शन किया। हाल ही में राहुल गांधी ने सत्ता में दलित और आदिवासियों के विकास वाले उपाय की आवश्यकता पर जोर देते हुए केंद्र बजट में दलित और आदिवासियों को सर्वाधिक विकास के लिए निष्पक्ष तथा सुनिश्चित बजट आवंटन हेतु राष्ट्रीय कानून बनाने की भी बात की है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की मांग का समर्थन कर और झारखंड में कांग्रेस कार्यकर्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उपयोजना पर केंद्र कानून बनाने के लिए भाजपा सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
देखिए, ये हमारे प्रभारी माननीय के राजू साहब ने एलडीएम कार्यक्रम चलाया था और वह कार्यक्रम अभी जारी है। उसी के तहत हमारे भीम जी और दूसरे साथी लोग हैं, इसमें भी हमारे ट्राइबल में भी हैं। वह प्रक्रिया अभी जारी है और वह हमारा चल रहा है लीडरशिप नेतृत्व देने का। मैंने कहा कानून बनने से अधिकार मिल जाता है, हमको अधिकार मिल जाएगा। आज के दिन हम नहीं पूछ सकते सरकार से कि क्या किए पैसे का। कानून बन जाएगा तो मेरा अधिकार बन जाएगा। इतना पैसा 3,000 करोड़ जितना भी मिला, वो पैसे का क्या हुआ कोई हिसाब नहीं। ये कानून बनने से एक पॉलिसी होती है, एक एक्ट होता है। पॉलिसी में बना दीजिए, पॉलिसी मानिए नहीं मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्ट बना दिए तो कानूनी अधिकार मिलता है आपको। बोकारो के एक प्लांट में एक मजदूर की मौत हो गई। इलेक्ट्रो स्टील वेदांत लिमिटेड सियालजोरी बोकारो में कार्यरत कसमसार प्रखंड के दांतु निवासी गणेश नायक की कार्य के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार को सुबह 7:30 बजे प्लांट में प्रथम पाली में ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर गणेश को बोकारो सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक गणेश नायक ईटीवी ऊर्जा कंपनी में कार्यरत थे। घटना के बाद इलेक्ट्रो स्टील वेदांत प्रबंधन, प्रशासन एवं मृतक के परिजनों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में मृतक को मुआवजा 25 लाख रुपए और तथा आश्रित को एक नियोजन देने पर सहमति बनी। तत्काल 2 लाख रुपए की राशि मृतक की पत्नी सविता देवी को दी गई और शेष रकम 10 दिनों के अंदर देने की बात कही गई। मृतक के परिवार की ओर से जिस सदस्य का नाम दिया जाएगा उसे कार्यालय में नियोजन दिया जाएगा। इसके अलावा मृतक के परिजनों को पीएफ ग्रेच्युटी भी मिलेगी। कहा कि जो मुआवजा अधिक से अधिक हो। हम लोगों तो मांग रखे थे, उनके परिजन और यहाँ उनके जो लोग हैं वो उनके कहना था 50 लाख रुपया और एक नियोजन मिले, लेकिन अंतिम फैसला हुआ 25 लाख पर सहमति बनी। और साथ में एक नौकरी, उनके परिजन जो भी है उनको ऑफिस में नौकरी दिया जाएगा और अलग से ग्रेजुटी और पीएफ उनको देने का काम और सहमति बनी। और श्राद्ध क्रम के लिए 75,000 रुपये उनको दिया गया। अभी तत्काल उनको 2 लाख रुपए का चेक मिला है और 23 लाख जो प्रोसेस करके बहुत जल्द से उसको हम लोग देने का काम करेंगे। ये ईसीएल के अधिकारियों ने ये आके समझौता सहमति पत्र बनी और सहमति पत्र बनने के बाद वो साइन करके या सबके बीच में तय हुआ, तब जाकर अभी विधिवत अपना जो पुलिस आई बीएसडी थाना ये प्रोसेस अपना करेगा और पोस्टमार्टम करके अपना जो हमारा सनातन धर्म में है क्रियाक्रम करने का काम करेगा। गढ़वा में फायर ब्रिगेड की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। गढ़वा नगर भ्रमण के लिए निकले जय भारत संघ टंडवा के अखाड़ा के द्वारा बनाए गए एक रथ में रविवार को अचानक आग लग गई। यह घटना उस समय हुई जब रथ जुलूस मंच के पास पहुंचा और वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। आयोजन स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति मौजूद हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आयोजन समिति और स्थानीय लोगों ने तुरंत जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को घटना स्थल पर रवाना किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचते ही बिना समय गवाए आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान माल की बड़ी क्षति नहीं हुई। रथ में लगी आग ने आयोजन की गति को कुछ देर के लिए प्रभावित जरूर किया, लेकिन प्रशासन की तत्परता से हालात जल्द ही काबू में आ गया। आग पर काबू पाने के बाद आयोजन दोबारा कार्यक्रम शुरू किया गया। बाकी बचे अखाड़ा के रथों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनरल के मन तक ले जाया गया। एक एक कर सभी रथों ने प्रदर्शन किया और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। क्रीड़ा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी के पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भूपेंद्र सवन्नी को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में क्रीड़ा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास जताया कि सवन्नी के नेतृत्व में राज्य में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में यह सेक्टर रोजगार और पर्यावरण आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा आधार बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से
सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पदभार ग्रहण के बाद भूपेंद्र सवन्नी ने मुख्यमंत्री सहित सभी विशिष्ट अतिथियों और आमंत्रित जनों का आभार जताते हुए कहा कि वे इस दायित्व को पूर्ण निष्ठा, समर्पण और पारदर्शिता के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूरा क्रीड़ा के जितने विषय को लेकर आपके सामने चर्चा और बातचीत होगी, भविष्य पूरा देश और दुनिया का ऊर्जा के क्षेत्र में इसी पे टिका रहेगा। वो चाहे सोलर हो, विंड हो, हाइडल हो, और ये जो फॉसिल फ्यूल है, कोयले से जो ऊर्जा मिल रही है, ये आने वाले 25-30 साल के बाद 100% रिप्लेस हो जाएगा। यानी कोयले पे आधारित जितने प्लांट है करीब करीब बंद हो जाएंगे। 30-40 साल की ही उम्र है उनकी। दुनिया में बंद होने की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी प्रदर्शन कार्यालय में विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में 7 अप्रैल को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, संगठन महामंत्री पवन साय ने किया। मंत्री टंकाराम वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप जुदेव, किशोर महानंद, भाजपा नेता अमित मैश्री सहित पदाधिकारीगण मौजूद रहे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को रायसेन जिले के ग्राम खांडेरा पहुंचे, जहां प्रसिद्ध देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर जनसभा को संबोधित किया। साथ ही भाजपा द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी आम जनता को देते हुए वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे लोगों को सुझाव दिया। केंद्रीय कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया और मंच से प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी दिए। साथ ही मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकले हैं और अब हर एक गांव में विकास का खाका गढ़ने के लिए हर गांव में, हर जिले में बैठक करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं पदयात्रा करके जन जागरण करूंगा, क्योंकि जनता का भी सहयोग जरूरी है। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों से कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून मुस्लिम भाई बहनों के कल्याण के लिए है। अगर इसका ढंग से उपयोग किया जाएगा तो इससे गरीब मुसलमान भाइयों और बहनों को जरूर लाभ होगा। हर गांव में विकास का एक खाका खींचने के लिए हर गांव की बैठक होगी, हम जिले की बैठक भी करेंगे। मैं तो थोड़ी पदयात्रा करके भी जन जागरण करूंगा, क्योंकि जनता का सहयोग जरूरी है विकास के लिए। अपना गांव कैसे विकसित गांव बने, विकसित भारत के लिए अपना रायसेन सांची कैसे विकसित बने, जनता से विचार विमर्श और परामर्श करेंगे और फिर उसी के अनुरूप, अभी तो हो ही रहा है, उसके अनुरूप और विकास को गति देने का काम करेंगे। आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण, गरीब कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जो बीच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कभी रोका था, आज वो ऐसा विशाल वृक्ष बन गया है जो देश को विकास की छाया भी दे रहा है और विकास के फल भी दे रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में मेडिकल माफिया खूब फल फूल रहे हैं। यहाँ निजी अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों से 5 से 10 गुना ज्यादा वसूली करते हैं। डॉक्टर फीस, आईसीयू और इंजेक्शन दवाओं के नाम पर ये भारी भरकम बिल बनाकर वसूली करते हैं। ज्यादातर निजी अस्पतालों में संसाधन और बेहतर डॉक्टर तक नहीं है, फिर भी ये अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं। कई बार इन अस्पतालों में मरीजों की मौत तक हो जाती है। मामला जब सुर्खियों में आता है तो प्रशासन लापरवाह अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर ताले लटका देता है। इन हालातों में मेडिकल माफियाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग सहारा बन जाता है। स्वास्थ्य विभाग जिन अस्पतालों को बंद करता है, उन अस्पतालों के संचालक स्वास्थ्य अधिकारियों से मिलीभगत कर नया लाइसेंस लेकर दूसरे नाम से अस्पताल शुरू कर देते हैं। ग्वालियर जिले में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में 417 निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। ग्वालियर शहर में ही लगभग
350 अस्पताल बाकी डबरा सहित ग्रामीण इलाकों में संचालित हैं। बीते साल सितंबर में स्वास्थ्य विभाग ने 31 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर तालाबंदी की थी, लेकिन 3 महीने में ही 15 से ज्यादा अस्पतालों को नए रजिस्ट्रेशन और नए नाम से खोलने की अनुमति मिली है। खास बात यह है कि इन नए अस्पतालों में बिल्डिंग और डॉक्टर के साथ स्टाफ वही रहता है। अस्पताल का नाम और डायरेक्टर का नाम बदल दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक का कहना है कि हमने ग्वालियर चंबल अंचल के सभी जिलों के CMHO को पत्र जारी कर ऐसे अस्पतालों की सूची मांगी है जो नाम बदलकर चल रहे हैं। अगर उन अस्पतालों में खामियां होंगी या फिर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी ही गंभीर कह सकते हैं लापरवाही, ये कह सकते हैं या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार है। क्योंकि जब कोई बड़ी घटना होती है, नाम बदल करके दूसरे नाम से वही घटना सेम रूप से वही काम दूसरे रूप से चलने लगते हैं। और वहीं अगर हम जिला प्रशासन की बात करें, जिनको जिम्मेदारी है कि इन हॉस्पिटलों पर क्या प्रॉपर मैनेजमेंट है, क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं, इनकी देखभाल करना चाहिए, वो प्रशासन इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ऐसे लापरवाही के मामले सामने आते हैं और आम लोगों को अपनी जान से हाथ धो करके इनकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अपने आप में एक बड़े ही गंभीर मामले हैं और मेरा सभी सरकार से विशेष आग्रह है कि ऐसे हॉस्पिटल माफियाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब के मोगा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बीती रात करीब 2:30 बजे मोगा बरनाला रोड पर तेज गति से आ रही कार संतुलन बिगड़ने के बाद डिवाइडर के साथ टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 युवक जिला मोगा के गांव रनिया के रहने वाले थे, जबकि तीसरे की अभी पहचान नहीं हुई है। तीनों युवकों के शव समाज सेवा सोसाइटी के सहयोग से मोगा के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाए गए हैं और परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 3 ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਇਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਰਣੀਏ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੈ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ? ਇਹ 3 ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਾਦਸਾ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।